हेलो क्लास 11th। इससे पहले की क्लास में हमने डिस्कस किया था रदरफोर्ड मॉडल और उसके ड्रॉबैक। अब हम रदरफोर्ड मॉडल से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे नील्स बोर एटॉमिक मॉडल। लेकिन उससे पहले हमें कुछ और भी चीज़ें पढ़ना ज़रूरी है, कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो कि बोहर एटॉमिक मॉडल के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो इसमें जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आता है दैट इज डुअल नेचर ऑफ लाइट। डुअल नेचर ऑफ लाइट को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि कोई भी लाइट या लाइट क्या होती है। बेसिकली हम ये जानते हैं कि लाइट एक एनर्जी है, लेकिन मैक्सवेल ने ये बताया कि वाइट लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उन्होंने ये बोला कि कोई भी लाइट हो, ठीक है, या वाइट लाइट हो, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब क्या है? हम सब एक चीज जानते हैं कि लाइट जो है एनर्जी का एक फॉर्म है। लाइट से हमें एनर्जी मिलती है। तो लाइट में ये एनर्जी क्यों होती है और लाइट से कुछ सर्टेन केमिकल रिएक्शंस कैसे हो जाते हैं, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए जानना ज़रूरी ये है कि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब ये है कि लाइट में दो तरह की फील्ड्स होंगी। किसी भी तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में दो फील्ड होती हैं। फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट and second is magnetic field component। इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, ये दो कंपोनेंट होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। यानी लाइट जो है हम मानते हैं कि एक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो उस वेव में दो तरह की वेव हम मान सकते हैं कि दो तरह की वेव्स है। फर्स्ट एक इलेक्ट्रिक वेव है और सेकंड है मैग्नेटिक वेव। यानी दो फील्ड हैं जो उसके साथ साथ चलते हैं। तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में ये दो फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। सपोज दैट अगर हम इस तरह से देखें, ये जो डायरेक्शन है ये वेव के प्रोपेगेशन का डायरेक्शन है। प्रोपेगेशन का मतलब है कि वेव इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। और ये जो है ये दिस एरो, दिस इज डिनोटेड बाय एम, ये मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है। अब ये दोनों परपेंडिकुलर है। इसके अलावा एक तीसरा फील्ड जो है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन इस तरह से होंगे। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशंस हो गए, वेव के फॉर्म में लाइट ट्रेवल कर रही है। दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन इस तरह से होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के जो ऑसिलेशन है वो मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन के परपेंडिकुलर है और ये दोनों डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर हैं। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं और ये वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है। इसी की वजह से लाइट जो है सर्टेन इंसिडेंट को रिजल्ट करती है। कौन कौन से इंसिडेंट होंगे हम ये आने वाले पार्ट में पढ़ेंगे। तो एक बात हमें समझ में आ गई कि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करते रहते हैं। यानी ये वेव के फॉर्म में लगातार लाइट आगे बढ़ती रहती है। अब अगर ये वेव है तो वेव की कुछ प्रॉपर्टीज भी होंगी। वेव की कुछ प्रॉपर्टीज भी होंगी। अगर हम देखें तो एक वेव जिस तरीके से ट्रेवल करती है वो ये, ठीक है। और इसमें ये जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है ये बेस लाइन है। बेस लाइन से जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उस डिस्टेंस को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, ठीक है, ये टॉप पे है और यहां ये डाउनवर्ड्स में एम्पलीट्यूड है। तो ये जो टॉप एरिया है दैट इज कॉल्ड क्रेस्ट एंड दैट इज कॉल्ड ट्रॉफ।
तो दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट, ये दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट है, इन दोनों कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस को हम बोलेंगे वेवलेंथ। दैट इज कॉल्ड व्हाट? वेवलेंथ। एंड वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय लेटर लैम्डा। वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय लेटर लैम्डा। इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे वेवलेंथ। और इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक जो वेव ने ट्रेवल किया है दैट इज वन साइकिल। दैट इज वन साइकिल। और इस वन साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा उस, ठीक है, वो होगा वेव का टाइम पीरियड, टाइम इंटरवल। और हमें ये देखना है कि एक यूनिट टाइम में वेव ऐसे कितने साइकिल पूरे करती है, उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को हम देख सकते हैं एक और टर्म में, फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय लेटर न्यू, अ ग्रीक लेटर न्यू, इट इज रीड एज न्यू। तो फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल्स टू, हम कह सकते हैं दैट इज साइकिल पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे? साइकिल पर सेकेंड, क्योंकि सेकेंड टाइम की सबसे छोटी यूनिट है, तो साइकिल पर सेकेंड को हमने क्या बोला? फ्रीक्वेंसी कहा। क्लियर? साइकिल पर सेकेंड क्या हो जाती है? फ्रीक्वेंसी हो जाती है, यानी एक सेकेंड में वेव कितने साइकिल को कंप्लीट करती है। और ये जो दो क्रेस्ट और ट्रॉफ के बीच की वेवलेंथ है, इसको दो क्रेस्ट और ट्रॉफ के बीच की जो लेंथ है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। अब हम देखेंगे एक रिलेशन वेवलेंथ और साइकिल पर सेकेंड, यानी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशनशिप है। अगर हम ये डिस्टेंस, ये वेवलेंथ को अगर हम शॉर्ट कर दें, इस वेवलेंथ को अगर हम शॉर्ट कर देते हैं तो देखते हैं क्या होता है। अभी हमने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मार्क की हुई है, हम इसी को शॉर्ट कर देते हैं। अगर हम वेवलेंथ को शॉर्ट कर देंगे तो नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड जो है वो बढ़ जाएंगे। देखिए अभी हमने वेवलेंथ को घटा दिया है, सेम एम्पलीट्यूड में अगर हम साइकिल्स को बढ़ा देते हैं तो अभी वेवलेंथ यहाँ कितनी होगी? बहुत कम वेवलेंथ है। तो जितनी कम वेवलेंथ होगी साइकिल्स पर सेकेंड यानी फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी। तो एक रिलेशन हमें मिल गया है दैट वेवलेंथ लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइकिल पर सेकेंड यानी न्यू। फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में एक इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई दैट लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन न्यू। लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब चलते हैं मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक ने क्या कहा? मैक्स प्लैंक ने एक चीज बताई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या लाइट जो है इट इज कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, स्मॉल पैकेट और बंडल ऑफ एनर्जी। तो लाइट जो ट्रैवल करती है छोटे छोटे पैकेट या बंडल्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है। लाइक अगर हम बात करें रेन की, तो रेन ड्रॉप्स जो है गिरती हैं, तो रेन कंटिन्यूस गिर रही है लेकिन वो छोटे 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 अमाउंट ऑफ वाटर यानी रेन ड्रॉप्स के फॉर्मेट में है। इसी तरह से लाइट स्मॉल पैकेट और बंडल ऑफ एनर्जी के फॉर्म में ट्रैवल करती है। यानी लाइट जो है कंटिन्यूशन में नहीं, डिस्क्रीट यूनिट के फॉर्म में ट्रैवल करती है। रेन के एग्जांपल से इसे कोरिलेट करें आप कि रेन जो है कंटिन्यूस गिरती है लेकिन वो छोटे छोटे अमाउंट ऑफ वाटर के फॉर्म में गिरती है, रेन ड्रॉप्स के फॉर्म में गिरती है। इस तरह से कोई भी लाइट या रेडिएशन जो है वो स्मॉल पैकेट या बंडल ऑफ एनर्जी के फॉर्म में ट्रैवल करता है, यानी एक डिस्क्रीट यूनिट के फॉर्म में ट्रैवल करता है, बहुत कंटिन्यूशन में ट्रैवल करता है और स्पीड में ट्रैवल करता है, इसलिए वो हमें वेव की तरह दिखाई देता है। तो मैक्स प्लैंक के अकॉर्डिंग लाइट के दो नेचर हो जाते हैं। पहला नेचर है वेव नेचर, ठीक है, वेव नेचर, और दूसरा जो नेचर है दैट इज पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग
लाइट के या रेडिएशन के दो नेचर होते हैं। पहला नेचर है वेव नेचर, दूसरा है नेचर है पार्टिकल नेचर। तो वेव नेचर किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ तब शो करेगी जब वो मोशन में होगी, और पार्टिकल नेचर तब शो करेगी जब वो रेस्ट की स्टेट में होगी। तब हम किसी भी चीज़ का पार्टिकल नेचर ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम एक फैन की बात करें तो एक घूमते हुए फैन में आप जज नहीं कर सकते कि कितने ब्लेड्स हैं, बट रुके हुए फैन में पता चलता है कि 3 ब्लेड हैं या 4 ब्लेड हैं या 2 ब्लेड्स हैं। एक फैन जो कि मोशन में है वो एक डिस्क की तरह दिखाई देता है, हमें कोई भी परफेक्टली ब्लेड नहीं दिखाई देता। इसी तरह से हर मैटर के, लाइट के भी दो नेचर होते हैं, पहला है वेव नेचर, दूसरा पार्टिकल नेचर है। इन्हीं दोनों को मिलाकर हम एक टर्म बोलते हैं दैट इज कॉल्ड डुअल नेचर। इसी को हम क्या बोलते हैं? डुअल नेचर। मैक्स प्लैंक ने एक बात और भी कही। उन्होंने कहा कि लाइट जो है ट्रेवल करती है इन स्मॉल पैकेट और बंडल ऑफ एनर्जी के फॉर्म में, जिनको लाइट के लिए अगर हम बात करें तो लाइट के जो स्मॉल पैकेट या बंडल्स हैं उनको बोलते हैं फोटोन। उनको बोलते हैं फोटोन या क्वांटा। उनको बोलते हैं हम फोटोन या क्वांटा। फोटोन स्पेसिफिकली यूज किया जाता है पार्टिकल ऑफ लाइट के लिए, ठीक है। यानी जो पैकेट्स और बंडल्स की हमने बात की थी उनको हम बोलते हैं फोटोन या क्वांटा। क्वांटा हम जनरली किसी भी रेडिएशन के लिए बोलते हैं, लेकिन फोटोन हम लाइट के लिए बोलते हैं। तो उन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक दैट एनर्जी ऑफ 1 फोटोन और क्वांटा, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन और क्वांटा, ठीक है। उन्होंने इसका एक फॉर्मूला दिया कि एनर्जी ऑफ 1 फोटोन और क्वांटा E इज इक्वल्स टू एच न्यू। और न्यू क्या है? यहाँ पर न्यू है फ्रीक्वेंसी और एच है प्लैंक्स कांस्टेंट। एच है प्लैंक्स कांस्टेंट। यानी अगर हम एच को कांस्टेंट मान लें तो हमें एक चीज और पता चल जाएगी दैट ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यू, ठीक है। अच्छा, न्यू का एक फॉर्मूला और होता है फ्रीक्वेंसी। न्यू इज इक्वल्स टू होता है c अपॉन लैम्डा, वेयर c इज स्पीड ऑफ लाइट, c इज व्हाट? स्पीड ऑफ लाइट। और लैम्डा के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं कि लैम्डा क्या है? लैम्डा इज वेवलेंथ। ठीक है, ये हमें फॉर्मूला मिल गया। न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, वेयर सी इज स्पीड ऑफ लाइट और लैम्डा क्या है? यहां पर वेवलेंथ है। तो इस फॉर्मूले में E इज इक्वल टू एच न्यू में अगर हम वैल्यू रख दें इसकी, तो जो हमें फॉर्मूला मिलेगा वो फॉर्मूला हमें मिल जाएगा फिर से E इज इक्वल्स टू एच इंटू सी अपॉन लैम्डा। जो फॉर्मूला हमें मिलेगा एनर्जी का वो क्या मिलेगा? E इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा। ये फॉर्मूला हमें मिल जाएगा। क्लियर? तो अभी हमारे पास जो रिलेशंस हैं वो कुछ इस तरह से हैं। पहला रिलेशन जो है दैट इज E इज इक्वल्स टू एच न्यू, ठीक है, और न्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा। तो इससे फॉर्मूला मिल जाता है E इज इक्वल टू एच इंटू सी अपॉन लैम्डा। अगर हम यहाँ पर बात करें एनर्जी की, अच्छा, H जो है प्लैंक कांस्टेंट है। प्लैंक कांस्टेंट की जो वैल्यू है दैट इज 6.626 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -34 जूल सेकेंड। ये प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है 6.626 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -34 जूल सेकेंड। और यहाँ पर जो न्यू है फ्रीक्वेंसी, इसकी यूनिट है सेकेंड इनवर्स, ठीक है। वेवलेंथ लैम्डा की यूनिट रहेगी मीटर इनवर्स और स्पीड ऑफ लाइट की यूनिट रहेगी मीटर
इंटू सेकेंड इनवर्स। ओके, तो अगर हम यहाँ पर इन सब वैल्यूज़ को रख दें तो फर्स्ट फॉर्मूले से हमें क्या मिलेगा, E इज इक्वल्स टू प्लैंक कांस्टेंट की यूनिट जूल सेकेंड, इसकी मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी दैट इज सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पर एनर्जी की यूनिट सेकेंड इनवर्स से सेकेंड कैंसिल, तो एनर्जी की यूनिट क्या जाती है, जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। अब इस फॉर्मूले में देखिए E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। इस फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू रखते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, प्लैंक कांस्टेंट की यूनिट जूल सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, और लैम्डा की यूनिट हमने यहाँ पर क्या ले ली, लैम्डा की यूनिट यहाँ पर मीटर इनवर्स नहीं मीटर ही होगी। ठीक है, तो मीटर से ये मीटर कैंसिल, सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स कैंसिल, तो एनर्जी की यूनिट क्या आ गई, जूल में। इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो यही आते हैं कि एक वेवलेंथ आपको दी है, उसकी आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है, एक वेवलेंथ आपको दी है, उसकी आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो जितने भी हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं ये सब स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं, सबकी जो स्पीड है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। इसलिए आप फ़ोन लगाते हैं, रेडियो वेव्स के थ्रू फ़ोन तुरंत कनेक्ट होता है, जैसे ही फ़ोन कनेक्ट होता है जिस सेकंड में आप बोल रहे होते हैं उसी को सुनाई देता है, बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रैवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। इस पर हम एक न्यूमेरिकल बाद में देखेंगे, पहले हम आपको कुछ टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बता दें। डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपको दिखता है। अगर हम टेलीफोन की बात करें, रेडियो की बात करें तो वो रेडियो वेव्स पे ऑपरेट होते हैं चीज़ें। एफएम की बात करें तो वो रेडियो वेव्स पे चलते हैं, वो भी एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। माइक्रोवेव ओवन की अगर हम बात करें तो वो माइक्रोवेव की वजह से चलता है, और माइक्रोवेव भी एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आती हैं दैट इज़ रेडियो वेव्स, ठीक है, फिर आती है माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स। अब माइक्रोवेव्स के बाद, ठीक है, माइक्रोवेव्स के बाद आती है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड के बाद आता विजिबल रीजन। विजिबल रीजन है लाइट का वो हिस्सा जिसमें हम चीज़ों को देखते हैं, जिसमें हमें विबग्योर नज़र आता है। ठीक है, तो विजिबल रीजन के पार्ट इस तरह से हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये विबग्योर बन जाता है। लास्ट में जो है दैट इज वायलेट, और इस वायलेट के बाद जो आएगा दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा वायलेट। तो विजिबल रीजन के बाद कौन सा रीजन आ जाता है, अल्ट्रा वायलेट रीजन, यानी यूवी रीजन आता है, because it is after violet, so that's why it is called ultraviolet. And infrared is just before the red, that's why called infrared. ultraviolet के बाद आता है एक्स रेज, इसके बाद आती है गामा रेज, एंड लास्ट में आती है कॉस्मिक रेज। सबसे लास्ट जो होती है वो है कॉस्मिक रेज, सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाला जो पोर्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, दैट इज कॉस्मिक रेज। इन सभी रेज को, इन सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हमने एक सीक्वेंस में अरेंज कर दिया है, इसलिए अब नाउ वी शैल कॉल दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का मतलब है जब हम वेवलेंथ्स को या कलर्स को एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं, पैटर्न में अरेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। रेडियो वेव से अगर कॉस्मिक रेज की तरफ चलेंगे तो हमें एक चीज़ पता चलेगी दैट मूविंग फ्रॉम रेडियो वेव्स टू कॉस्मिक वेव्स, और ऐसे गामा रेज, एनसीईआरटी बुक में कॉस्मिक रेज का नाम नहीं दिया गया, तो रेडियो वेव से हम गामा रेज की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एनर्जी जो है रेडियो वेव से लेकर के कॉस्मिक वेव रेज तक जो है बढ़ रही है। एनर्जी बढ़ रही है, इसका मतलब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी कैसी होगी, फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज कर रही है। बट जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में इनवर्स रिलेशनशिप है, तो यहाँ पर वेवलेंथ जो है डिक्रीज करेगी। एनर्जी रेडियो वेव से गामा रेज की तरफ बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, लेकिन वेवलेंथ
कम हो जाएगी। तो रेडियो वेव्स जो हैं ये हो जाएंगी सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ वाली, और ये गामा रेज या कॉस्मिक रेज की बात करें ये लोएस्ट वेवलेंथ वाली होंगी, यानी ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की होंगी, हाईएस्ट एनर्जी की होंगी, जबकि रेडियो वेव्स की एनर्जी सबसे कम है। तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमने E=h वाले फॉर्मूले से करना है। एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ वेवलेंथ ऑफ 3000 एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ की जो यूनिट दी जाती है वो एंगस्ट्रॉम में दी जाती है, माइक्रोन्स में दी जाती है। तो आपको एक यूनिट कन्वर्जन भी समझ लेना पड़ेगा यहाँ पर छोटा सा, कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर्स होता है। ठीक है, अगर वेवलेंथ पिकोमीटर्स में दी जाए तो 1 पिकोमीटर 1 pm इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर्स। अगर माइक्रोन में दी जाए तो 1 माइक्रोन इज इक्वल्स टू होता है 10⁻6 मीटर्स। ये 2-3 बहुत पॉपुलर यूनिट है जिनमें वेवलेंथ दी जाती है। अब हमें कैलकुलेट करना है एक वेवलेंथ, ठीक है, एनर्जी वेवलेंथ दी है 3000 एंगस्ट्रॉम, हमें उसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी कि उसकी एनर्जी क्या होगी। तो सबसे पहले अगर हमसे एनर्जी पूछी गई किसी वेव की तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, E=h²। ठीक है, इसको थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या मिलेगा, E=h/c/λ। c स्पीड ऑफ लाइट है ये हमें पता है, लैम्डा हमारी वेवलेंथ है 3000 एंगस्ट्रॉम। लेकिन हम एक चीज़ जानते हैं कि अगर हम एनर्जी निकालेंगे तो प्लैंक कांस्टेंट की यूनिट होगी जूल सेकंड, स्पीड ऑफ लाइट मीटर सेकंड इनवर्स। तो फिर हमें लैम्डा किस में चाहिए, लैम्डा में ऐसे टर्म्स में चाहिए जिससे हमें यहाँ पर केवल जूल मिले। तो सेकंड और सेकंड इनवर्स तो कैंसिल हो जाएगा, अब यहाँ क्या बचा है, मीटर। तो हमें लैम्डा किस में चाहिए, मीटर्स में चाहिए, ताकि ये मीटर से मीटर कैंसिल हो जाए और हमें एनर्जी जूल के टर्म्स में मिल सके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 3000 एंगस्ट्रॉम को लिखेंगे। लैम्डा इज इक्वल्स टू है 3000 एंगस्ट्रॉम। इस एंगस्ट्रॉम को हम लिखेंगे लैम्डा इज इक्वल टू 3000 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻10 मीटर्स। ये लैम्डा में मीटर के टर्म्स में मिल गया। अब हम ये वैल्यूज रख देंगे तो E इज इक्वल्स टू वैल्यू हमें मिलेगी 6.626 इंटू 10⁻34 मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज व्हाट 3.0 इंटू 10⁻8, और अपॉन में आएगा 3000 इंटू 10⁻10 मीटर्स। ठीक है, ये वेवलेंथ है। क्लियर है। तो यहाँ से अगर हम कैंसिलेशन स्टार्ट करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 जो है 3 जो 0 है 10⁻3, तो यहाँ पर ये बचेगा 10⁻5, और 10⁻10 अगर ऊपर जाएगा तो ये पावर ऐड हो जाएगी। अगर ये पावर ऐड हो जाएगी तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, ये वैल्यू हमें मिलेगी, एनर्जी इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा 6.626 इंटू 10⁻5 इंटू 10⁻34 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻10। ठीक है, बेसिस आर इक्वल देन पावर विल सम अप। तो यहाँ पे प्लस पावर 15 हो गई और ये माइनस के 34 है, तो हमारे पास जो पावर्स बचेंगी वो बचेंगी 19। तो एनर्जी हमें मिल जाएगी 6.626 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये हमारी एनर्जी आ गई है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे और आ सकते हैं, हो सकता है वो इसमें हमसे सिर्फ फ्रीक्वेंसी पूछता। अगर हमसे इसी वेवलेंथ की लैम्डा इज इक्वल टू 3000 एंगस्ट्रॉम, इसकी हमसे फ्रीक्वेंसी पूछी जाती तो फ्रीक्वेंसी क्या होती, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। तो सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट 3.0 इंटू 10⁻8 मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, और ये है हमारे पास 3000 इंटू 10⁻10 मीटर्स, 10⁻10 मीटर्स। तो मीटर से मीटर कैंसिल,
ठीक है, और 3000 से ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 10⁵, 3 पूरा कैंसिल। तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आएगी, हम इसको लिख देते 1 × 10⁵ इंटू 10⁻10, ये 10 ऊपर गया तो प्लस का हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी जो हमें मिलेगी दैट विल बी इक्वल टू, न्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 × 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। ये फ्रीक्वेंसी हमें वेव की मिल गई, जो वेवलेंथ हमें दी थी 3000 एंगस्ट्रॉम। तो न्यू पे क्वेश्चन आएंगे, सी स्पीड ऑफ लाइट कभी कभी कैलकुलेट करा लेते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन एनर्जी के आते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम जो भी देखेंगे वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। दैट्स ऑल।